सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम सोल्व करने वाले हैं बीएचयू का पेपर। बीएचयू का पुराना पेपर सोल्व करने वाले हैं हम। प्लीज़ जल्दी से ज़्यादा लाइव जुड़ जाइए, फिर हम पेपर सोल्व करेंगे। आज बहुत ही धमाकेदार पेपर है। आपको बताऊंगा मैं किस प्रकार से पेपर आता है और आपको किस प्रकार से उसको सोल्व करना चाहिए। तो जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए। देखिए, आप अपना अपना मत सोचा करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो खुद लाइव क्लास में आ जाते हैं, बस सोचते हैं कि मैं आ गया, अब मुझे किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा ना करें। मैं भी इतनी मेहनत करता हूं तो थोड़ा बहुत फल तो मुझे भी मिलना चाहिए। आप इस चीज़ से एग्री हो या नहीं हो, तो प्लीज़ आप लिंक को शेयर करें। लिंक को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। स्टेटस लगा लें, कुछ भी लगा लें, लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। कुछ स्टूडेंट तो हैं जो बात मानते हैं, बाकी स्टूडेंट सिर्फ अपना आया, पढ़े और चल दिए। ये नहीं सोचते कि सर को भी कुछ मिलना चाहिए, इसका क्रेडिट। सब्सक्राइब कर दें या बेल आइकन दबा दें या लाइक कर दें या शेयर कर दें। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट तो दिखा सकते हो आप। मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। एक क्लास बनाने में मुझे 4 घंटे लगते हैं। एक क्लास को मैटर तैयार करने में, फिर आपको पढ़ाने में, फिर उसको ऑनलाइन ले जाने में बहुत मेहनत लगती है। तो थोड़ा तो आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चालू करते हैं हमारा क्लास का सफ़र। आज हम देखो जो बीएचयू का पेपर सॉल्व करेंगे, एग्रीकल्चर सेगमेंट में सॉल्व करेंगे, बायोलॉजी में भी हम सॉल्व करेंगे। तो जो एग्रीकल्चर सेगमेंट में आएंगे 151 से लेकर 200 तक क्वेश्चन, यानी कि कितने क्वेश्चन हो गए टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। फिर उसके बाद में बायोलॉजी का पेपर देखेंगे। तो देखिए, एग्रीकल्चर का पेपर स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। देखो, मैं आपको वैसे ही सॉल्व करवाऊंगा जैसे टेस्ट सीरीज में करवाता हूं। पहले इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी है। तो पहले आंसर आपको देना है, फिर उसके बाद में मैं जवाब दूंगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोर्डो मिक्सचर इज, या बोर्डो मिश्रण है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। आराम से इस क्लास को आप अटेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, बोर्डो मिश्रण है या बोर्डेक्स मिक्सचर है। फफूंदनाशक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक या हर्बिसाइड। फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड या हर्बिसाइड। तो वीडिसाइड हर्बिसाइड तो एक ही चीज़ होती है। पेस्टिसाइड होता है, कीटनाशक तो वो भी नहीं है। ये बोर्डेक्स मिक्सचर जो होता है वो क्या होता है बताइए जल्दी से। 1 2 3 4 ऑप्शन दीजिए जल्दी से। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए क्या होगा इसका जवाब। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है फफूंदनाशक या फंगीसाइड, बिल्कुल सही जवाब है। फंगीसाइड या फफूंदनाशक कहलाता है। जो बोर्डेक्स मिक्सचर होता है वो क्या होता है, वो होता है फफूंदनाशक या फंगीसाइड। ध्यान रखना, फफूंदनाशक या फंगीसाइड कहलाता है। और इसकी जो खोज की थी वो खोज की थी एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था PMA मिलार्डेट। कौन थे? PMA मिलार्डेट नाम के एक साइंटिस्ट थे। उनका अंगूर का बागान था और वो एक साइंटिस्ट भी थे। उनका अंगूर का बाग था और उस अंगूर के बाग में एक डिजीज़ लग जाती थी फफूंद से जनित। उस डिजीज़ को उन्होंने ख़त्म करने के लिए उन्होंने बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज की थी। और बोर्डेक्स मिक्सचर में क्या क्या होता है ये भी देख लीजिए। जो बोर्डेक्स मिक्सचर होता है उसमें होता है एक तो चूना, और दूसरा होता है इसमें कॉपर सल्फेट जिसको हम नीला तोता भी बोलते हैं, और तीसरा होता है पानी। तो 5 किलोग्राम चूना, 5 किलोग्राम कॉपर सल्फेट और 50 लीटर पानी को एक किसी पात्र में घोलकर क्या तैयार किया जाता है, बोर्डो मिक्सचर तैयार किया जाता है। तो बोर्डो मिक्सचर का अगर अनुपात पूछ ले तो 50 लीटर पानी, 5 किलोग्राम कॉपर सल्फेट और 5 किलोग्राम चूना। समझ गए होंगे आप। अगला सवाल है हमारा, तेल निर्माण के लिए फसलों को किस तत्व की आवश्यकता होती है। देखो, तेल निर्माण के लिए फसलों को किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो तेल निर्माण वाली फसलों में हम कौन सा तत्व डालेंगे। सवाल दोनों तरफ से एक ही प्रकार का सवाल है। ठीक है, तो थोड़ा सा घुमाया हुआ है सवाल को। देखिए, इंग्लिश में बता देता हूँ। विच एलिमेंट रिक्वायर बाय प्लांट फॉर ऑयल फॉर्मेशन। यहाँ पर सवाल पूछा है आपको कि जो हम तेल वाली फसलें उगाते हैं, मूंगफली हो गई हमारी, सरसों हो गया हमारा, फिर हो गया हमारा तिल, फिर उसके बाद में हो गया हमारा सोयाबीन। तो उसमें हम जो तेल निर्माण हमें बढ़ाना है, उसके अंदर तेल की परसेंटेज को बढ़ाना है, तो हम कौन सा पोषक तत्व डालेंगे उसमें। नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम या सल्फर। बताइए जल्दी से, 1 2 3 या 4। हमारे खेत में हमने कोई तेल वाली फसल बोई है, तिलहनी फसल बोई है। अब हमें क्या करना है, उसके अंदर तेल की मात्रा को बढ़ाना है। तो कौन सा तत्व हम उसमें डालेंगे। जिसने ऑप्शन 4 दिया है सल्फर, बिल्कुल सही जवाब है। जो सल्फर होता है वो क्या करता है, वो
तेल वाली फसलें जो होती हैं उसमें तेल की मात्रा को बढ़ाता है। तो ध्यान रखना, सल्फर क्या करता है, तेल की मात्रा को बढ़ाता है। और पौधों की जो वानस्पतिक वृद्धि करता है वो कौन करता है, नाइट्रोजन करता है। ध्यान रखना, पौधों की वानस्पतिक वृद्धि कौन करता है बच्चों, पौधों की वानस्पतिक वृद्धि करता है नाइट्रोजन। ये पेपर इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो मैं कह रहा हूँ कन्फर्म 3 से 4 क्वेश्चन आपके जो एग्जाम होगा उसमें ऐसे के ऐसे आएंगे। तो प्लीज़ पूरी क्लास को अटेंड करना, आपको फ़ायदा होगा। मैं कह रहा हूँ आपको फ़ायदा होगा, और इतना आपको फ़ायदा हो रहा है, थोड़ा सा मेरा भी करवा दो, चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर कर दिया करें। अगर इस वीडियो पे, मैं कह रहा हूँ इस क्लास पे अगर सब्सक्राइबर नहीं आए तो मैं फिर अगली क्लास नहीं डालूंगा, ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा, परसेंटेज ऑफ ऑयल इन कैस्टर, यानी अरंडी में तेल का निर्माण, तेल का प्रतिशत होता है, यानी जो अरंडी की फसल होती है उसमें कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है, ये सवाल है। ऑप्शन 1 है 52%, ऑप्शन दूसरा है 44%, ऑप्शन तीसरा है 62% और ऑप्शन चौथा है 65%। बताइए जल्दी से, 1 2 3 4। 1 2 3 4। जिसने एक जवाब दिया है 52%, बिल्कुल सही जवाब है। जो अरंडी होती है, कैस्टर होती है, उसमें जो ऑयल कंटेंट होता है वो होता है 52%। ऑयल कंटेंट कितने परसेंट होता है, 52% होता है। अगला सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ध्यान से सुनिए। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है, वापस से सुनिए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा बतानी है, 18%, 25%, 30% या 35%। बताइए जल्दी से, 18, 25, 30 या 35। जिसने जवाब दिया है 25%, बिल्कुल सही जवाब है। जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होती है उसमें 25% नाइट्रोजन पाया जाता है। आपसे पूछ ले कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम आपको बताना है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का दूसरा नाम किसान खाद भी होता है, और किसान खाद के अलावा इसको हम क्या बोलते हैं, केन खाद के नाम से भी जानते हैं। अब केन खाद कैसे हुआ, देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में सबसे पहला वर्ड हो गया सी, फिर दूसरा हो गया ए और तीसरा हो गया एन, तो इसको केन के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, किसान खाद के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है हमारा, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन स्टूल ऑफ एनिमल, या फिर किस पशु के गोबर में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। बताना है आपको, किस पशु के गोबर में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, गाय, हाथी, भेड़ या घोड़ा। बताइए जल्दी से, गाय, हाथी, भेड़ या घोड़ा। यहाँ पर देखो, ऊपर देखो, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, यहाँ पर दिया गया है स्टूल ऑफ एनिमल, तो यहाँ पर स्टूल ऑफ एनिमल की जगह काउ डंग भी आ सकता है, तो ध्यान रखना, काउ डंग भी एक ही चीज़ होती है, काउ डंग या स्टूल। तो जो गोबर होता है पशु का, उसमें क्या होता है, जो गाय होती है उसके गोबर में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। अकॉर्डिंग टू दीज 3, इन तीनों के अकॉर्डिंग इसमें ज़्यादा पाया जाता है, तो ध्यान रखना, इन तीनों के अकॉर्डिंग इसमें ज़्यादा पाया जाता है, तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे ही वहाँ पर घुमा के दिए जाएंगे। अगला सवाल देखो हमारा क्या है, कलर ऑफ लेटेराइट सॉइल इज, या लेटेराइट मृदाओं का रंग पूछा है आपसे। लेटेराइट मृदाएं जो होती हैं उनका रंग कैसा होता है, लाल, पीला, हरा या काला। बताइए जल्दी से, रेड, येलो, ग्रीन या ब्लैक। 1 2 3 4। सिर्फ ऑप्शन में आपको सिर्फ, और सॉरी, कमेंट बॉक्स में आपको सिर्फ ऑप्शन लिखना है, 1 2 3 या 4। लेटेराइट मृदाओं का रंग बताना है आपको। जिसने जवाब 1 दिया है, लाल मृदाएं या रेड सॉइल, रेड कलर, बिल्कुल सही जवाब है। जो लेटेराइट सॉइल होती हैं उनका कलर कौन सा होता है, रेड कलर होता है। अगला सवाल है हमारा, ध्यान से सुनना इस सवाल को, क्या है, निम्न में से कौन भारतीय कृषि का लक्षण है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर है उसका निम्न में से कौन सा लक्षण है, तो छिपी बेरोजगारी, उच्च उत्पादकता, बड़े किसानों की अधिकता या मानसून का जुआ। बताइए जल्दी से, इंग्लिश में बता देता हूं आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर का फीचर इनमें से कौन सा है, बताइए जल्दी से। हाई प्रोडक्टिविटी, गिम्बल इन द हैंड ऑफ द मानसून, मेजोरिटी ऑफ लार्ज फार्मर्स, या ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब।
पढ़ लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अब आपको देखो इसमें कंफ्यूज, सवाल बिल्कुल ये इजी है, लेकिन आप ऑप्शन देख के क्या हो गए, घबरा गए। इसमें 2 ऑप्शन वाला जवाब होगा, तो ये तो ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें देखो नीचे क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन है कि आपका पहला और दूसरा आंसर सही होगा, दूसरा ऑप्शन है आपका दूसरा या तीसरा आंसर सही होगा, तीसरा ऑप्शन है आपका दूसरा या चौथा आंसर सही होगा, और चौथा ऑप्शन है आपका पहला या चौथा ऑप्शन सही होगा। तो बताना है आपको 2 कौन से ऑप्शन सही है इसमें से। जिसने जवाब दिया है लास्ट वाला 4 वाला बिल्कुल सही जवाब है। देखिए कैसे। सबसे पहला लक्षण तो है मानसून का जुआ। मानसून का जुआ कैसे है, आप जानते हो कि जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है उसमें से लगभग 20 या 30% ही इरिगेटेड है या वो सिंचित क्षेत्र, बाकी सब किस पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है। तो बरसात आएगी तभी क्या करेंगे, बुआई करेंगे। तो एक लक्षण तो ये हो गया। फिर दूसरा लक्षण ये हो गया छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी कैसे है, जब बरसात ही नहीं आएगी और लगभग साल के अधिकांश भाग में क्या रहेगा, खेत खाली पड़ा रहेगा, तो वो लोग क्या रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे। तो छिपी बेरोजगारी और मानसून का जुआ ये दोनों इसके लक्षण हैं। तो पहला और चौथा किस में आ रहे हैं, पहला और चौथा इसमें आ रहे हैं। देखो चौथे ऑप्शन में पहला भी आ रहा है और चौथा भी आ रहा है। तो ध्यान रखना इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला और चौथा। ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, ऐसे ही चलने दीजिए। अगला सवाल है हमारा, हरित क्रांति का अधिकतम प्रभाव निम्न में से सबसे अधिक दिखाई पड़ा। द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज फेल्ट मोस्ट इन द केस ऑफ। मैं बिल्कुल सवाल को ढंग से समझाऊंगा, ध्यान से समझिए। इस सवाल ने पूछा क्या है, इस सवाल ने ये पूछा है कि जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तब सबसे अच्छी जो हमारी फसल थी या सबसे ज़्यादा उत्पादन जिसने फसल ने दिया था वो फसल कौन सी थी। तो वो फसल बतानी है कौन सी फसल थी जिसने सबसे ज़्यादा उत्पादन दिया था, गेहूँ, चावल, दाल या तिलहन। तो आप सब जानते हो कि जो हरित क्रांति थी उसमें फसल तो मुख्य 2 ही थी। कौन कौन सी थी, एक तो गेहूं थी और एक चावल थी। क्योंकि हरित क्रांति में हमने दाल और तिलहन को लिया ही नहीं था, मुख्य तो गेहूं और चावल ही थी। अब इन गेहूं और चावल में से भी आपको बताना है, व्हीट और राइस में से बताइए जल्दी से। देखो पेपर को सॉल्व करने में टाइम तो लगेगा, अगर आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि क्लास होगी 1 घंटे से ऊपर की, टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो ही रुकिए, तो ही मैं आगे करवाऊँ। अगर मैं क्लास अपलोड करूँ 40-50 व्यूज़ आते हैं, मेरे चैनल का इंप्रेशन ख़राब होता है, तो फिर आगे से मैं क्लास नहीं करूँ। ध्यान रखिए, क्योंकि किसी को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, आपको सीखने के लिए समय तो आपको करना ही पड़ेगा। तो हरित क्रांति का जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा वो किस पर पड़ा, गेहूँ पर। सबसे ज़्यादा जो रिसर्च हुआ था हरित क्रांति के दौरान वो गेहूं पर हुआ था, और सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली जो किस्में थी वो गेहूं की विकसित की गई थी। और इसके बाद में सबसे अच्छा गेहूं में भी जो अगर किस्म पूछ ले आपसे कि गेहूं की कौन सी किस्म को हरित क्रांति का सबसे अच्छा उत्पादन वाली माना जाता है, तो HD 2329 नाम की एक किस्म है। देखिए HD 2329, सुन लीजिए ध्यान से, HD 2329 नाम की एक किस्म है, वो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्म थी गेहूँ की। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, देखिए भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा किया जाता है। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा किया जाता है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश और डी महाराष्ट्र। बताइए जल्दी से, भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पर होता है। विच स्टेट इज हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। जिसने ऑप्शन सी जवाब दिया है मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। भारतवर्ष में सर्वाधिक गन्ना कहाँ पर होता है, भारतवर्ष में सर्वाधिक गन्ना होता है उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। अगला सवाल है हमारा, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। इसको यहाँ समझिए, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, या भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र भी पूछ सकता है वो आपसे, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो ऑप्शन ए रायबरेली या बरेली, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी करनाल और ऑप्शन डी वाराणसी, जिसको हम काशी भी बोलते हैं, बनारस भी बोलते हैं। या आप जानते हो ये BHU जो एग्ज़ाम होता है वो यूनिवर्सिटी भी वाराणसी में है, तो वो वाराणसी का एक सवाल तो आपको देगा ही देगा, उससे रिलेटेड एक सवाल देगा। BHU यूनिवर्सिटी और वाराणसी में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं एग्रीकल्चर और उसके रिलेटेड वाराणसी ज़िले में, प्लीज़ याद कर लीजिएगा, एक सवाल जरूर से देगा वो आपको, वाराणसी से रिलेटेड एक सवाल जरूर से देगा। मैंने जितने भी पेपर देखे हैं उसमें सवाल पूछे गए हैं वाराणसी से रिलेटेड, इसलिए वाराणसी की सारी जानकारी ध्यान में रखना आप।
वो कहीं भी दे सकता है आपको ये सवाल। तो सागबाजी कहाँ पर है? सागबाजी है वाराणसी में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इसके बारे में एक शब्द और कहा गया है वाराणसी के बारे में, थोड़ा टॉपिक से हटके बात है कि ये पूरे विश्व का सबसे पुराना शहर है। जो वाराणसी है वो पूरे विश्व का सबसे पुराना शहर है, जिसको पहले काशी बोलते थे, फिर बनारस हुआ, फिर बनारस से खाई के पान बनारस हुआ, फिर खाई के पान बनारस से अब वाराणसी हो गया। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, धान में चावल की प्रतिशत मात्रा होती है। यहाँ पर सीधा सीधा पूछा है उन्होंने, इंग्लिश में बता देता हूँ, परसेंटेज ऑफ राइस इन पेडी इज। अब इसमें सीधा सीधा उन्होंने ये पूछा है कि हलिंग परसेंट बताइए आप, हलिंग परसेंट, जिसको हलिंग परसेंट बोलते हैं। तो अगर आपसे हलिंग परसेंट पूछ ले, हलिंग परसेंट का मतलब होता है दाने और भूसे का अनुपात। तो दाना तो हो गया हमारा चावल और भूसा हो गया हमारा धान के ऊपर का, चावल के ऊपर का छिलका। तो हलिंग परसेंट पूछ ले आपसे, तो हलिंग परसेंट में तो आपको जवाब देना है 65%। कितना देना है? 65%। अगर सीधा सा आपसे पूछा जाता है धान में चावल की मात्रा, तो आपको जवाब देना है 65% या 65% ऑप्शन में है। तो ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है, 65 भी नहीं है यहाँ पर, 60 भी नहीं है यहाँ पर, 50 है तो 50 तो बहुत कम हो जाएगा, और 65 के पास में 70 वाली रेंज है, तो यहाँ पर 7.0 आंसर इसका राइट होगा। ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन में और अकॉर्डिंग आपको कोई दिख नहीं रहा है, 90 होगा नहीं, 80 होगा नहीं, 50 होगा नहीं, तो कितना होगा? 7.0। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, वहाँ पर एग्जिट आंसर वाले सवाल आपको नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको कोरिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। रेंज में आपको जब दे तो हमेशा सीड रेट की अगर रेंज पूछी जाती है, ध्यान रख लीजिए, एक सवाल बता रहा हूँ आपको, अगर आपसे सीड रेट की रेंज पूछी जाती है, ये बीज दर की रेंज पूछी जाती है, तो हमेशा बीज दर को ज़्यादा ही लिखनी है आपको, कम कभी नहीं लिखनी है। ध्यान रखना, बीज जैसे पूछ लिया आपको कि सपोज डेट की बाजरे की बीज दर होती है, तो बीज दर वैसे एक्चुअल बीज दर होती है 4 किलोग्राम। अब ऑप्शन में दे रखा है 4 से 5 और उधर दे रखा है 2 से 3, तो 2 से 3 नहीं करना है आपको 4 से 5 ही करना है बीज दर में। ध्यान रखना। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। क्या है? फंगी आर एक्टिव इन सॉइल एट पीएच, मतलब जो कवक होते हैं या फंजाई होते हैं वो कितने पीएच पर क्रियाशील रहते हैं? मिट्टी में कितना पीएच मान हो जब वो क्या रहेंगे? क्रियाशील रहेंगे या काम करने योग्य रहेंगे। तो बताना है आपको जल्दी से, कितने पीएच पर रहेंगे? 5 पे, 7 पे, 8 पे या 9 पे? कवक कितने पीएच पर क्रियाशील रहते हैं? बताइए जल्दी से। ऑप्शन 1, 2, 3, 4। जिसने पहला जवाब दिया है 5, बिल्कुल सही जवाब है। जो कवक होते हैं जिसको हम फंजाई बोलते हैं, वो 5 पीएच मान पर क्या रहती हैं? बिल्कुल भूमि में क्रियाशील रहती हैं, अपना कार्य करती हैं। और आप सबको पता है 7 तो उदासीन होता है, और 7 से कम जो रहेंगे वो एसिडिक रहेंगे, और 7 से ज़्यादा जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? बेस रहेंगे या क्षार रहेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ये इस प्रकार के सवाल ही पूछे जाएंगे आपसे। क्रिटिकल सवाल पूछेंगे लेकिन बहुत कम पूछेंगे। सवाल पूछेगा वो बिल्कुल इजी, लेकिन उसको ऐसा घुमा के पूछेगा कि आप कहोगे ये तो मुझे आता था लेकिन मैं थोड़ा सा ध्यान दे लेता तो उसको सही कर देता। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेहूं के अंकुरण होने पर या अंकुरण का उपयुक्त औसत तापक्रम है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन ऑफ व्हीट इज। गेहूं के अंकुरण होने का तापक्रम पूछा है। ऑप्शन ए 14 से 16, ऑप्शन बी 24 से 26 डिग्री, ऑप्शन सी 30 से 32 डिग्री, और ऑप्शन डी है 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए जल्दी से, 1, 2, 3 या 4, क्या होगा जवाब इसका? गेहूं के अंकुरण होने का उपयुक्त औसत तापमान पूछा है आपसे, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब? जिसने ऑप्शन बी वाला जवाब दिया है 24 से 26%, बिल्कुल सही जवाब है। जो गेहूं में जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन के लिए जो उसका टेम्परेचर चाहिए होता है उसको, वो टेम्परेचर होना चाहिए 24 टू 26 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखना। अगला सवाल है, देखो मैंने पहले ही बताया था आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप तो सब कुछ अच्छा होगा, पेपर भी अच्छा जाएगा। मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 3 या 4 बताया था किसान खाद के बारे में, आपको बिल्कुल ध्यान होगा, बताया था मैंने। अब यहाँ पर देखो, किसान खाद इज नॉन एज, तो किसान खाद कहलाती है ऑप्शन ए अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन बी अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी यूरिया, और ऑप्शन डी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। बताना है आपको किसान खाद क्या कहलाएगी, किसान खाद क्या कहलाएगी। अभी बताया है मैंने 4-5 सवाल पहले, किसान खाद कौन सी होगी। तो जिसने ऑप्शन 4 जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर 4 कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, बिल्कुल सही जवाब है। जो किसान खाद होती है वो क्या कहलाती है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के नाम से जानी जाती है। तो किसान खाद क्या होगी? किसान खाद होगी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। अगला सवाल है हमारा,
देखिए, भारतीय दलहनी अनुसंधान केंद्र जिसको बोलते हैं इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, बताना है आपको कहाँ पर है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में, कानपुर में, रायबरेली में या करनाल में? बताइए जल्दी से। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी कानपुर, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है आपका कानपुर। अगला सवाल है हमारा, झुलसा बीमारी किस तत्व की कमी से होती है? झुलसा डिजीज, जिसको ब्लाइट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्लाइट। ठीक है, ध्यान रखना, झुलसा डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, या झुलसा बीमारी किस तत्व की कमी से होती है? जिंक, लोहा, तांबा या सल्फर? 1 2 3 4 बताइए जल्दी से। झुलसा बीमारी किस तत्व की कमी से होती है? जिसने ऑप्शन 1 जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, जो जिंक होता है उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? झुलसा बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो ध्यान रखना, झुलसा बीमारी किससे होगी? झुलसा बीमारी होगी हमेशा जिंक की कमी से। अगला सवाल है हमारा, जनरली यूपी सॉइल्स, उत्तर प्रदेश की मिट्टी में अधिकतर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। तो कभी कभी आपको इस प्रकार के अटपटे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कोई पर्टिकुलर सॉइल मापने नहीं गया वहाँ पर, तो इस प्रकार का एक अटपटा सवाल वो डालेगा ही डालेगा। तो उसको आपको ज़बरदस्ती गलत करने की कोशिश नहीं करनी है। ऐसे सवाल आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, किसी डाटा में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के सवाल वहाँ पर पूछे जाते हैं तो उनको आपको ईजिली छोड़ना है। नहीं पूछे जाएंगे, वैसे तो रेयर पूछे जाएंगे, अगर पूछे जाते हैं तो आपको छोड़ देना है सीधा सीधा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मिट्टी को नापने कोई नहीं गया वहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना, ना किसी बुक में ऐसा डाटा होता है। अगला सवाल है हमारा, आलू के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज का तापमान बताना है आपको। जो आलू होता है उसके भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज का तापमान बताना है। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड स्टोरेज फॉर स्टोरेज ऑफ पोटैटो शुड बी, बताइए जल्दी से। ऑप्शन 1 10 से 7.5%, ऑप्शन बी 7 से 5.5%, ऑप्शन तीसरा है 5 से 3.5% और ऑप्शन चौथा है 1 से 2.5%। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको ऐसे लगाना है। इसके ऑप्शन देखिए कैसे ऑप्शन दिए हैं। 10 से 7 उल्टा, 7 से 5 फिर उल्टा, 5 से 3 फिर उल्टा, और इधर 1 से 2.5 सीधा। हमेशा बढ़ते हुए क्रम में किसी भी डाटा को पूछते हैं तो हमेशा बढ़ते हुए क्रम में पूछते हैं, ना कि घटते हुए क्रम में पूछते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अटपटे सवाल आएंगे आपको सीधा सा। उसमें कुछ सवाल तो आपको ऐसे होंगे कि जो खुद ब खुद बताएंगे कि हाँ भाई ये इस सवाल का आंसर ये मैं खुद हूँ, ले देख ले। तो ये सवाल वो उन सवालों में से ये सवाल है। देखो यहाँ पर ऑप्शन में ही जो आपको पूछा गया है वो गलत तरीके से पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन ये गलत है, जबकि इसका राइट आंसर तो ये होगा कि 1 से 3% होती है। कितनी होती है? 1 से 3% होती है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, लेकिन पहला ऑप्शन गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि गलत है तो कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं उसको गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन देखो 10 से 7 की रेंज दी है, जबकि रेंज क्या होती है? 7 से 10 की होती है। फिर यहाँ पर दी है 7 से 5 की रेंज। उल्टी रेंज कौन देता है भाई? तो फिर इसने उल्टी रेंज दी है। उल्टी रेंज थोड़ी होगी, 5 इधर आएगा 7 इधर आएगा। फिर इसने तीसरे ऑप्शन में भी यही किया है, 5 से 3 दी है, तो 3 इधर आएगा 5 इधर आएगा। लेकिन चौथा ऑप्शन इसने बिल्कुल सही दिया और यही इसका सही जवाब है। तो 1 से 2.5 इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, धान के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता है, बताइए जल्दी से। माइक्रोन्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर पैडी कल्टीवेशन। कल की क्लास में मैंने बताया था आपको, कल रात को जो क्लास हुई थी या कल सुबह जो क्लास हुई थी उसमें ये सवाल पूछा था मैंने। धान के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट, मोलिब्डेनम, जिंक, कॉपर या बोरोन। अति सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? क्योंकि सूक्ष्म तो सारे ही हैं, सवाल को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, कभी कभी मेंटल एबिलिटी भी थोड़ी सी लगानी पड़ेगी। तो अब देखो, जो कॉपर सल्फेट, जिंक और बोरोन है, जो कॉपर सल्फेट जिंक, कॉपर और बोरोन है, ये तो सूक्ष्म पोषक तत्व है, लेकिन इनसे भी कम मात्रा में मोलिब्डेनम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये तो अति सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो अति सूक्ष्म पोषक तत्व यहाँ पर क्या दिया गया है? धान के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होगी। तो ये तीनों तो एक ही रेंज में हैं, ये तीनों तो बराबर ही हो गए। जिंक की भी कम है, कॉपर की भी कम आवश्यकता होती है, बोरोन की भी कम आवश्यकता होती है, लेकिन जो मोलिब्डेनम है उसकी तो इन तीनों से कम आवश्यकता होती है। तो इसका जवाब होगा मोलिब्डेनम। तो ध्यान रखना, अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट एसेंशियल कौन सा होगा? अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट होगा हमारा मोलिब्डेनम, ठीक है।
और इसको हम बोलते हैं अति सूक्ष्म पोषक तत्व। सबसे कम मात्रा अगर किसी पोषक तत्व की होती है पौधों को तो वो कौन सी होगी, मोलिब्डेनम की होगी। ध्यान रखना, सबसे कम मात्रा की आवश्यकता होती है, सिर्फ और सिर्फ पौधों को सूंघा दो काम चल जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सी फसल दलहन और तिलहन दोनों है। विच क्रॉप इज बोथ लेग्यूम और ऑयल सीड। बताइए जल्दी से कौन सी होगी, सूरजमुखी, कुसुम, सोयाबीन और सरसों। कौन सी फसल है जो दलहनी भी है और तिलहनी भी है। सूरजमुखी, कुसुम, सोयाबीन और सरसों। सूरजमुखी, कुसुम, सोयाबीन और सरसों। देखिए अब क्या होगा यहाँ पर, देखो सूरजमुखी तेल होता है ठीक है लेकिन दाल नहीं होती। कुसुम तेल होता है ठीक है लेकिन दाल नहीं होती। सोयाबीन तेल होता है दाल भी होती है। सरसों तेल होता है लेकिन दाल नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोयाबीन। सोयाबीन इज ए वंडर क्रॉप। इसको वंडर क्रॉप या जादुई फसल के नाम से भी जाना जाता है। 42% इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है और 20% इसमें ऑयल पाया जाता है। ध्यान रखना सोयाबीन से सवाल आएगा वहाँ पर, एक सोयाबीन, एक शुगर केन, एक राइस, इससे सवाल आएगा, एक कॉटन, इससे सवाल आता ही आता है, और एक वीट। अगला सवाल है, भारतवर्ष में मनुष्य तथा पशुओं की जनसंख्या का अनुपात पूछा है। तो आप सब लोग जानते हो ये ओल्ड पेपर है और जनसंख्या हमेशा बदलती रहती है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। तो जनसंख्या हमेशा बदलती रहती है तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि पुराना पेपर है, पता नहीं उस समय का डाटा क्या कह रहा था, तो अभी इसका कोई डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। अगला सवाल है हमारा, देखिए क्या पूछा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। रेफ्रिजरेटर में कितने तापमान पर व्रिय का भंडारण होता है। ठीक है, वापस से सुनिए, रेफ्रिजरेटर में कितने तापमान पर व्रिय का भंडारण होता है। स्टोरेज ऑफ सीमन इन रेफ्रिजरेटर इज डन एट टेम्परेचर ऑफ। अब यहाँ पर रेफ्रिजरेटर में हमें करना है उसका भंडारण, ठीक है, हमें उसको नाइट्रोजन टैंक में नहीं करना है। नाइट्रोजन टैंक की अगर बात की जाती तो तरल नाइट्रोजन कितना होता है, -197 -197 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम करते हैं, नाइट्रोजन में करेंगे तो। अगर रेफ्रिजरेटर में करेंगे तो ऑप्शन बताइए 1, 2, 3 और 4 में से बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15% और ऑप्शन डी 20%। बताइए जल्दी से, रेफ्रिजरेटर में कितने तापमान पर व्रिय का भंडारण करेंगे हम। जिसने एक जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है 5%। जो रेफ्रिजरेटर में हम तापमान पर भंडारण करते हैं वो तापमान होता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखना 5 डिग्री सेंटीग्रेड इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, मुर्रा भैंस का औसतन दुग्ध काल होता है। अब सब लोग जानते हो मुर्रा भैंस का दूध काल बताना है आपको, 260 दिन, 300 दिन, 330 दिन या 360 दिन। बताइए जल्दी से, 260, 300, 330 या 360 दिन, 1, 2, 3 या 4। मुर्रा भैंस का औसतन दूध काल, जिसने जवाब दिया है 300 दिन बिल्कुल सही जवाब है। वैसे तो भैंस का जो दुग्ध काल होता है वो 310 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 310 दिन का होता है, पर यहाँ पर 330 दिया हुआ है तो 330 ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी आपको रेंज हिसाब से लगानी पड़ती है, हिसाब से आपको दिमाग का इस्तेमाल करके उपयोग में लेना पड़ता है, क्योंकि जो भैंस का दूध है वो हमेशा एवरेज से कम ही रह सकता है, ज़्यादा कभी नहीं बढ़ेगा। ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा तो आपको अंदाज़ा लगाना होगा, उस हिसाब से आपको जवाब देना पड़ेगा। तो 310 दिन होता है, लेकिन 310 दिन यहाँ पर दिया गया नहीं है तो 300 से ही मानेंगे, क्योंकि 320 होता तो हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है मान लेते हैं, लेकिन 330 दिया हुआ है तो ज़्यादा डाटा बहुत ज़्यादा आगे रेंज में दिया हुआ है, तो राइट आंसर होगा 300 दिन। ठीक है, भैंस का बोलते तो 280 दिन जानते हो आप, सॉरी गाय का 280 दिन जानते ही हो आप। अगला सवाल है हमारा, इंडियन हैन यानी कि भारतीय मुर्गी ऑन एन एवरेज गेव एग, यानी जो भारतीय मुर्गी होती है वो एक वर्ष में कितने अंडे देती है। बताइए जल्दी से, 20, 40, 60 या 80। 1, 2, 3, 4। भारतीय मुर्गी एक वर्ष में कितने अंडे देती है, 20, 40, 60 या 80। जिसने 80 जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो भारतीय मुर्गी होती है वो एक साल में लगभग 80 अंडों के समथिंग दे देती है, 80 अंडों के समथिंग दे देती है। अगला सवाल है हमारा, द एवरेज परसेंटेज ऑफ फैट इन पनीर इज। पनीर बहुत अच्छी लगती है लोगों को इसकी सब्जी, पनीर। जिसके मुंह में पानी आ रहा है अभी रोक लो, क्योंकि लॉकडाउन में अभी कुछ नहीं मिलेगा, तो आप तो सवाल पर कॉन्सेंट्रेट करो। सवाल क्या कह रहा है हमारा, पनीर में वसा की औसतन प्रतिशत मात्रा। पनीर में अपने को फैट परसेंट बताना है कि पनीर में कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है। ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 28% और ऑप्शन डी 35%। बताइए जल्दी से, पनीर में वसा की मात्रा।
जिसने 20 से 25, वैसे इसका जो राइट होता है वो होता है 20 से 25, लेकिन 25 से ज़्यादा नहीं होगा, तो 20 इससे 20 इसका क्या होगा राइट आंसर। तो पनीर में वसा की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? पनीर में वसा की औसतन प्रतिशत मात्रा पाई जाएगी 20%। ध्यान रखना 20% फैट फाउंड इन पनीर, जिसको चीज़ के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना चीज़ इसका ही सगा भाई होता है। अगला सवाल है हमारा, डिजीज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। आपको हिंदी वालों इंग्लिश वालों को भी समझ में आ जाएगा, हिंदी में बिल्कुल इजी सवाल है। सवाल पूछा है देखो, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? आप सब लोग जानते हैं विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी होता है। विटामिन सी की कमी से स्क्रबी रोग होता है। स्क्रबी रोग में आप सब लोग जानते हो मसूड़ों में खून आते हैं, मसूड़े सूज जाते हैं। तो इस प्रकार के सवाल आएंगे, ध्यान रखना आप। अगला सवाल है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। सीड रेट पर हेक्टेयर फॉर कॉलीफ्लावर इज। कॉलीफ्लावर जानते हो फूल गोभी को कहते हैं, तो फूल गोभी के लिए बीज दर प्रति हेक्टर होगी। बताइए जल्दी से, प्रति हेक्टर बीज दर बतानी है आपको फूल गोभी की। 200 ग्राम, 500 ग्राम, 800 ग्राम या 1000 ग्राम? बताइए जल्दी से फूल गोभी की बीज दर। जिसने 800 ग्राम जवाब दिया है गलत है। जो सीड रेट होगी वो होगी 500 ग्राम। और रेंज में अगर आपसे पूछ ले तो रेंज होती है इसकी 400 से 500 ग्राम। तो फूल गोभी के लिए बीज दर कितनी होगी? 400 से 500 ग्राम होगी, ध्यान रखना। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है बच्चों। देखो सवाल क्या पूछा है, नीचे कर दीजिए इसको थोड़ा। अगला सवाल है, पंजेंसी ऑफ ऑयल इज ड्यू टू। पंजेंसी ऑफ ऑनियन इज ड्यू टू, यानी कि जो प्याज हम खाते हैं उसमें तीखापन हमें लगता है, वो किसके कारण लगता है? सुनिए ऑप्शन ध्यान से, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल सल्फाइड, केरोटीन या एलिसीन? बताइए जल्दी से। प्याज में तीखापन होता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल सल्फाइड, केरोटीन या एलिसीन? जिसने जवाब दिया है ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण क्या होता है? प्याज में तीखापन लगता है, प्याज बहुत तीखा लगता है। अगर लहसुन पूछ ले तो डाई एलाइल डाइसल्फाइड। लहसुन में तीखापन आपसे पूछ ले तो डाई एलाइल डाइसल्फाइड होगा, ठीक है। और गाजर में पूछ ले तो गाजर में तीखापन नहीं होता है, लेकिन गाजर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, और बीटा कैरोटीन इज ए फॉर्म ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का प्रकार होता है, ध्यान रखना। और ये लाइसिन, एलिसिन, वाइसिन ये सब किस में पाए जाते हैं? मक्का में, ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा, देखो हम पेपर सॉल्व करवा रहे हैं आपको, तो मैं जैसे मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ तो उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन और बता रहा हूँ। तो एक घंटा अगर आप यहाँ पर दोगे तो आपको 5 घंटे की नॉलेज मिलेगी, और पेपर देने का तरीका भी सीखोगे आप। तो पूरी क्लास को अटेंड करिएगा। आधी क्लास कर चुके हो आप अटेंड, आधी और रही है बस, अब क्वेश्चन ईजी आएंगे। और अगला सवाल है, भूमि सुधार के एक उपाय के रूप में चकबंदी निम्न में से किस राज्य में सफलता की उड़ान नहीं भर सकी? बिल्कुल ये ऐसा सवाल है जिसका कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि ये किसी परियोजना से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। चकबंदी परियोजना चलाई गई थी, इन राज्यों में चलाई गई थी, और पुराना सवाल है। इस टाइप के सवाल वैसे नहीं पूछे जाएंगे, ना ही किताबों में इनके डाटा मिलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, हरी मिर्च में विटामिन पाया जाता है। हरी मिर्च जो होती है हमारी, उसमें विटामिन पूछा है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। अब देखो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो हम लोग क्या सोचते हैं कि जो हरी मिर्च होती है, ये मिर्च होती है, उसका वानस्पतिक नाम अगर आपसे पूछ ले तो आप कहोगे कैप्सिकम एनम। आप यही कहोगे कैप्सिकम एनम। मुझे पता है, क्योंकि आप अभी 12th के स्टूडेंट हो, आपने हाई लेवल की बुक्स नहीं पढ़ी है, इसमें आपका भी कोई दोष नहीं है, आपने जितना पढ़ा वही तो बताओगे आप। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसका नाम ये नहीं होता है, इसका नाम होता है कैप्सिकम फ्रूटसेंस। क्या होता है? कैप्सिकम फ्रूटसेंस। जो MSc लेवल की बुक्स होती है उसमें कैप्सिकम फ्रूटसेंस दे रखा है, और वही बिल्कुल सही है, ऑथेंटिक बुक है वो। तो कैप्सिकम फ्रूटसेंस पूछ ले आपसे तो कैप्सिकम फ्रूटसेंस पे ओके करना। अगर कैप्सिकम फ्रूटसेंस ऑप्शन में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप कैप्सिकम एनम करिए। वैसे आपसे पूछेगा नहीं, वो आपसे कैप्सिकम एनम ही पूछेगा, लेकिन अगर आ जाए आपके सामने सवाल, कैप्सिकम एनम भी ऑप्शन में दे दिया और कैप्सिकम फ्रूटसेंस भी दे दिया, तो ध्यान रखना कैप्सिकम फ्रूटसेंस को ही राइट करना। हरी मिर्च वही होती है, और शिमला मिर्च होती है कैप्सिकम एनम, ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी सवाल बताया मैंने आपको। और हरी मिर्च में विटामिन सोच लिया होगा आपने जवाब, विटामिन कौन सा होगा हरी मिर्च में? बताइए जल्दी से, हरी मिर्च का विटामिन।
जिसने सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। हरी मिर्च में विटामिन कौन सा होगा? हरी मिर्च में विटामिन सी पाया जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम हरी मिर्च खाते हैं हम क्या करते हैं? सी करते हैं। सी क्यों करते हैं? मुँह जलता है, पानी मांगते हैं, सी करते हैं, इसलिए ऐसे याद कर लेना। मिर्च खाई और हमने सी किया तो विटामिन सी होगा यार इसमें, और क्या, सीधी सी बात है, सी होगा इसमें। अगला सवाल है हमारा, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बस सब्सक्राइब नहीं करते हो आप। अगला सवाल है 181, मैंगो इज ए फ्रूट ऑफ, यानी आम का जो फल होता है उसका प्रकार बताना है आपको। सोरोसिस, ड्रूप, बेरी या नट। सोरोसिस, ड्रूप, बेरी या नट, बताइए जल्दी से आम के फल का प्रकार। आम किस प्रकार का फल होता है? जिसने ड्रूप जवाब दिया है बिल्कुल सही है, जो आम का फल होता है वो ड्रूप होता है। अगर आपसे आम का खाने वाला भाग पूछ लिया जाए तो आम का खाने वाला भाग कौन सा होगा? मीजोकार्प, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मध्य फल भित्ति। अब मध्य फल भित्ति कैसे होंगे? देखो, बाह्य फल भित्ति तो होती है उसका छिलका, मध्य फल भित्ति होती है उसका गुदा, और अंतः फल भित्ति होती है उसकी गुठली। ठीक है, तो जो उसका एंडोकार्प होता है वो, या उसका पेरिकार्प होता है, पेरिकार्प तो होता है छिलका, और उसका मीजोकार्प होता है उसका गुदा, और उसका एंडोकार्प यानी अंदर वाला भाग होता है उसकी गुठली। तो हम गुठली को भी नहीं खाते, छिलके को भी नहीं खाते, हम बेसिकली किस चीज़ को खाते हैं? हम गुदे को खाते हैं। तो गुदा होगा मीजोकार्प, या फिर उसको मध्य फल भित्ति के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है हमारा, कार्बन परसेंटेज इन रो आयरन इज। कार्बन परसेंटेज इन रो आयरन इज, यानी कि जो कच्चा लोहा होता है उसमें कार्बन की परसेंटेज मात्रा बतानी है आपको। कच्चा लोहा जो होता है उसमें कार्बन की परसेंटेज मात्रा बतानी है आपको। 1.5%, 3.5%, 5.5% या 7.5%, बताइए जल्दी से। कच्चा लोहा, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मुझे ढूंढने में बहुत ज़्यादा पसीना आ गया, मैं करेक्ट आंसर ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। बहुत ज़्यादा, जब पेपर सोल्व करने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि वो तो सवाल कहीं से भी उठा के दे देता है, लेकिन आपको सही आंसर, सत्य की खोज में कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है आप नहीं समझ सकते। आपको तो सीधा सीधा हलवा मिल रहा है, आपको तो कुछ नहीं, मोबाइल चलाया और बस आप देख रहे हो, पेपर सोल्व कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो मुझे पता है। इसीलिए आपको बार बार बोलता हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करो। तो इसका राइट आंसर होगा 1.5%। जो कच्चा लोहा होता है उसमें जो परसेंटेज होता है कार्बन का वो होता है 1.5%। कितना होता है? 1.5% होता है। अगला सवाल है, यूनिट ऑफ वर्क इज। अब आप कहोगे सर ये तो एग्रीकल्चर का सवाल कहाँ से हुआ? कार्य की इकाई। तो भाई खेत में जब हम काम करते हैं तो बैल भी तो एक काम ही कर रहा है, या ट्रैक्टर हम चला रहे हैं खेत के अंदर तो वो भी तो एक काम ही करता है। तो ये इस प्रकार, अगर मनुष्य काम कर रहा है तो वो भी तो एक काम ही कर रहा है, तो ये इसीलिए वो यूनिट ऑफ वर्क यहाँ पर पूछा गया है। वैसे तो ये इंजीनियरिंग का सवाल है, एक अपना नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर में भी तो इंजीनियरिंग है, इसीलिए ये सवाल को यहाँ पर पूछा गया है। तो कार्य की इकाई क्या होगी? जिसने जवाब बी दिया है जूल, बिल्कुल सही जवाब है। कार्य की इकाई क्या कहलाती है? कार्य की इकाई कहलाती है जूल। क्या कहलाती है? जूल कहलाती है, जूली नहीं। अगला सवाल है हमारा, देखिए अगला सवाल क्या है, एक हॉर्स पावर अश्व शक्ति बराबर होती है। एक हॉर्स पावर या एक अश्व शक्ति बराबर होती है। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा 674 वाट, 714 वाट, 746 वाट या 764 वाट। बताइए जल्दी से। 1 हॉर्स पावर इज इक्विवेलेंट, 1, 2, 3 या 4। एक हॉर्स पावर कितनी अश्व शक्ति के बराबर होता है? बताइए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है 746 वॉट, बिल्कुल सही जवाब है। एक हॉर्स पावर अश्व शक्ति होगी बराबर 746 वॉट। ध्यान रखना, एक हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट। अगला सवाल है, देखिए क्या है सवाल, मैं हिंदी में समझा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बिल्कुल इजी है। यहाँ पर पूछा गया है कि वायुमंडल का सबसे निचला स्तर या वायुमंडल का सबसे नीचे वाला भाग या वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत क्या कहलाती है? तो वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत आपको बतानी है, कौन सी होगी? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर या आइनोस्फेयर। बताइए जल्दी से, 1, 2, 3, 4। सबसे नीचे वाली परत पूछी है यहाँ पर बच्चों, बतानी है। ट्रोपोस्फेयर, जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जवाब है, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फेयर कहलाती है सबसे नीचे की परत। हमारी जो वातावरण की या वायुमंडल की परतें हैं वो 6 या 7 परतें होती हैं, समताप मंडल, आयन मंडल और ओजोन मंडल, इस प्रकार की परतें होती हैं।
और इनकी मोटाई अलग अलग होती है, जिसमें से जो लोएस्ट होती है, जो सबसे नीचे होती है, वो कहलाती है ट्रोपोस्फेयर। ध्यान रखना, ट्रोपोस्फेयर कहलाती है वो। अगला सवाल है हमारा, 15 क्वेश्चन और बचे हैं। स्टूडेंट्स पूरी क्लास अटेंड करके जाना, ताकि आज यहाँ से कुछ ना कुछ लेके ही जाओगे। और जो स्टूडेंट कंटिन्यू आते हैं उनको पता है वो यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छी नॉलेजेबल क्लास लेता हूँ मैं। आप कंटिन्यू आएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैंने जब शुरुआत की थी तब 3 या 4 स्टूडेंट आते थे, और आज ये है कि आज मिनिमम जो स्टूडेंट चलते हैं वो 40 स्टूडेंट चलते हैं, और हाईएस्ट 53 तक भी गए हैं, और अभी तक समय ज़्यादा नहीं हुआ है। तो आप जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को जोड़िए, मुझे भी मदद मिलेगी और आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का मौका मिलेगा। अगला सवाल है हमारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? रीजनल रूरल बैंक, बताइए जल्दी से। 1970, 75, 80 और 85, बताइए। 1970, 1975, 1980 या 1985? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना पूछी है यहाँ पर, रीजनल रूरल बैंक। इसमें भी कृषि अधिकारी लगते हैं। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं उसमें भी स्पेशल एग्रीकल्चर की पोस्ट निकलती है। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है 1975, 1975 बिल्कुल सही जवाब है। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1975 में, अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर महीने में 1975 में हुई थी, ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा, देखिए क्या है सवाल। सवाल दिया गया है, विश्व बैंक स्थित है। तो विश्व बैंक बताना है आपको, न्यूयॉर्क में, जकार्ता में या वाशिंगटन डीसी या टोक्यो जापान? बताइए जल्दी से। न्यूयॉर्क सिटी, टोक्यो सिटी, जकार्ता या वाशिंगटन डीसी? जिसने जवाब दिया है वाशिंगटन डीसी, विश्व बैंक बिल्कुल सही जवाब है। जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक की क्या होगी? विश्व बैंक जो स्थित है वो है वाशिंगटन डीसी में। और अमेरिका की राजधानी क्या है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। तो जो अभी तक न्यूयॉर्क समझ रहे थे वो बेटा वाशिंगटन डीसी है, ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा, 1 हेक्टर नर्सरी से धान के क्षेत्र में रोपाई की जा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, समझा रहा हूँ पूरा अच्छी तरीके से। देखो क्वेश्चन पूछा है, 1 हेक्टेयर नर्सरी ऑफ पैडी ट्रांसप्लांटिंग कैन बी डन ऑफ। ठीक है, हिंदी में एक बार वापस समझ लीजिए। क्वेश्चन इसने पूछा है कि हमने 1 हेक्टर में ही नर्सरी लगा ली, पूरे 1 हेक्टर में नर्सरी लगा ली हमने। तो अब 1 हेक्टर में हमने नर्सरी लगा ली, तो अब उस 1 हेक्टर की नर्सरी से हम कितना खेत बो सकते हैं? सवाल उसने उल्टा पूछा है, सीधा नहीं पूछा है। बाकी बेसिकली सवाल कैसे पूछ सकता था कि हमें धान का 1 हेक्टर खेत में बुआई करनी है तो कितने क्षेत्र की नर्सरी तैयार करें। लेकिन ये तो कह रहा है कि हमने तो 1 हेक्टर में नर्सरी तैयार कर ली, 1 हेक्टर में हमने नर्सरी तैयार कर ली और बो दिया है उसमें। अब उससे हम कितना खेत बो सकते हैं? तो ऑप्शन 1 है 10 हेक्टर, ऑप्शन बी है 15 हेक्टर, ऑप्शन सी है 20 हेक्टर और ऑप्शन डी है 25 हेक्टर। अब जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, वैसे तो सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, लेकिन आपके दिमाग के घोड़े को दौड़ाओ और बताओ इसका जवाब क्या होगा। यहाँ पर हमारे पास जो नर्सरी है वो 1 हेक्टर है। अब आपको पता होगा कि 1 हेक्टर में हमें खेत उगाना है तो कितनी नर्सरी की आवश्यकता होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। बताइए जल्दी से। एक हेक्टर नर्सरी से, देखो जिसने ऑप्शन पहला जवाब दिया है 10 हेक्टर, बिल्कुल सही जवाब है। जो 1 हेक्टर अगर हम खेत उगाएंगे तो 1 हेक्टर के लिए हमें 1000 मीटर की आवश्यकता होगी। तो 2 हेक्टर के लिए 2000 मीटर और 10 हेक्टर के लिए 10,000 मीटर और 10,000 वर्ग मीटर बराबर 1 हेक्टर। ठीक है, वापस से समझ लीजिए। अगर आपको पूछा जाता है यहाँ पर कि 1 हेक्टर में आपको चावल की फसल उगानी है तो आपको नर्सरी तैयार करनी है, तो आप कितने एरिया में नर्सरी तैयार करोगे? तो 1 हेक्टर में अगर आप चावल की नर्सरी उगाओगे तो सीधी सी बात है 1 हेक्टर के लिए 1000 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है, तो 1000 वर्ग मीटर में आप कर लोगे। अगर दो वर्ग मीटर की आपको बोल दे कि 2 हेक्टर की उगानी है तो 2 हेक्टर में 2000 वर्ग मीटर हो जाएगी। तो 10 हेक्टर में कितनी हो जाएगी? 10 हेक्टर में हो जाएगी 10,000 वर्ग मीटर। और 10,000 वर्ग मीटर किसके बराबर होता है? 10,000 वर्ग मीटर बराबर होता है 1 हेक्टर के। तो ध्यान रखना, जब आपको 1 हेक्टर का डाटा पता होगा तभी आप इसको निकाल सकते हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कुछ इतने अच्छे क्वेश्चन आएंगे, इतने दिमाग घुमा देने वाले क्वेश्चन आएंगे कि आपको उनको सॉल्व करने में वहाँ पर एग्जाम में मजा आएगा। और जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपके दिमाग में खुशी होगी, हाँ यार सर ने बताया था। तो एग्जामिनेशन हॉल में अगर किसी सवाल का जवाब आपको याद नहीं आए तो मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत आ जाऊँगा वहाँ पर आपके दिमाग में। बिकॉज यू ऑल ऑफ यू माई बेस्ट स्टूडेंट, और मैं चाहता हूँ आप सबको आपकी अच्छी जगह पर मिल जाए आपको सिलेक्शन, फिर जाना चश्मा लगा के कॉलेज।
अगला सवाल है कपास का औसत प्रति हेक्टर उत्पादन भारतवर्ष में किस प्रांत में सबसे अधिक होता है। अब देखो इस सवाल में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कैसे है मैं बताऊंगा। पहले देख लीजिए, कपास का औसत प्रति हेक्टर उत्पादन पूछा है, ठीक है। तो अब वैसे तो सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। कहाँ पर होता है? गुजरात में होता है। लेकिन जिस समय इस सवाल को पूछा गया था उस समय सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रहा था? उस समय सबसे ज़्यादा हो रहा था महाराष्ट्र में। तो थोड़ा पुराना क्वेश्चन है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको नया कर देता हूँ। ध्यान रखना, कपास का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन पूछ ले तो आपको गुजरात से ही जवाब देना है। क्या देना है? गुजरात। अगर गुजरात ऑप्शन नहीं है तो फिर सीधा सा कर देना है आपको महाराष्ट्र। ध्यान रखना, महाराष्ट्र कर देना है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, कलर ऑफ एश ऑफ गुड टोबैको इज, यानी अच्छी तंबाकू होती है, तंबाकू की जो अच्छी क्वालिटी होती है उसकी जो राख होती है उसका कलर बताना है आपको। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी काला और ऑप्शन जो डी होगा वो होगा सफ़ेद। बताइए जल्दी से, गुड कलर ऑफ एश ऑफ टोबैको, पीला, लाल, काला या सफ़ेद। जिसने ऑप्शन 4 वाला जवाब दिया है सफ़ेद, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छी उत्पादकता की या अच्छी तंबाकू होती है जो, उसकी जो राख का कलर होता है, राख मतलब जैसे ही तंबाकू को जलाया आपने, जलाने के बाद में जो राख बनेगी वो बनेगी सफ़ेद कलर की। तो अच्छी तंबाकू की राख होगी सफ़ेद कलर की। ध्यान रखना, कभी आपने देखा होगा जो सिगरेट तंबाकू होता है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का तंबाकू माना जाता है, तो उसकी राख देखना आप कभी, हमेशा आपको सफ़ेद कलर की दिखाई देगी। और मैं तो कहता हूँ ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए स्टूडेंट। अभी आपकी उम्र नहीं है, अभी आपकी उम्र है सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की। देखो अगला सवाल है, जड़ धड़ विहीन जलीय हरे पौधे के अध्ययन का नाम है। बताइए जल्दी से, स्टडी ऑफ ग्रीन एक्वेटिक थाइलोफाइट्स इज नोन एज। बताइए जल्दी से, परजीविकी, शैवाल अध्ययन, कवक अध्ययन या मांसपेशी अध्ययन। क्या होगा इसका जवाब? देखो अब जड़ धड़ विहीन जलीय हरे पौधे क्या कहलाएंगे? जड़, जिसमें जड़ भी नहीं है। जड़ का मतलब जड़ जानते हो, धड़ का मतलब उसका तना, तना भी नहीं है उसमें, तो जड़ भी नहीं है, धड़ भी नहीं है, तो जड़ नहीं है, धड़ नहीं है, तना भी नहीं है, तो वो कहलाएंगे हरे शैवाल। क्या कहलाएंगे? हरे शैवाल कहलाएंगे, जिसको हम बोलते हैं शैवाल अध्ययन के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, माइकोलॉजी भी कह सकते हैं इसको, माइकोलॉजी नहीं होगा इसका आंसर, शैवाल अध्ययन को ये कहेंगे फाइकोलॉजी। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन यूरिया एज। जो यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो किस रूप में पाई जाती है? ऑप्शन ए एमाइड, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी नाइट्रेट और ऑप्शन डी नाइट्राइट। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका सही जवाब? यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? एमाइड, अमोनिया, नाइट्रेट या नाइट्राइट। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, एमाइड के रूप में। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन पाई जाएगी वो एमाइड के रूप में पाई जाएगी, हमेशा ध्यान रखना, एमाइड के रूप में पाई जाएगी। अगला सवाल है हमारा, यूरिया में नाइट्रोजन कंटेंट पूछ ले तो ध्यान रखना 46% होता है। अगला सवाल है हमारा, भारतवर्ष में बोनी जाति के गेहूं का आगमन किस वर्ष हुआ? अब यहाँ पर सीधा सा उसने पूछा है कि जो हरित क्रांति हुई थी उस हरित क्रांति में हमने क्या किया था? बोनी गेहूं की जातियों को विकसित किया था। तो उससे पहले कब और कैसे ये जो बोनी जातियां हैं आई? तो हरित क्रांति हुई थी 1966-67 में, और उसके पहले ही लाएंगे तभी तो वो संभव होगी। ऐसा ही तो नहीं है कि 1966 में लिया है और 66 में उसको उगा दी। पहले उगाएंगे, बीज बनाएंगे, फिर ही तो देंगे। तो उससे 3 साल पहले हुआ था रिसर्च स्टार्ट। तो ध्यान रखना 1963 इसका सही जवाब होगा, 1963। अगला सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, बार बार आता है। आलू का खाने वाला भाग। आलू क्या होता है? आलू एक तना होता है, आप सब लोग जानते हो। आलू क्या होता है? एक स्टेम होता है। तो आलू का खाने वाला भाग कौन सा होगा? तना होगा। और अगर अब आपसे पूछ ले, देखो आप जानते हो आलू क्या होता है? आलू होता है एक तना जिसको हम बोलते हैं पोटैटो, और एक होता है शकरकंद। क्या होता है? शकरकंद, जिसको हम बोलते हैं स्वीट पोटैटो। अब स्वीट पोटैटो और पोटैटो, आपको लगता है पोटैटो और स्वीट पोटैटो एक ही फैमिली के हैं, तो वो फैमिली अलग अलग के हैं। तो आलू तो है हमारा तना और स्वीट पोटैटो है हमारी जड़। तो जड़ नहीं है आलू तना है, और जो स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद है वो क्या है? वो है जड़। और वो कॉन्वोल्वुलेसी में आता है और ये सोलेनेसी में आता है। तो दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं, और सिर्फ नाम रखने से कुछ नहीं हो जाता, काम भी होना चाहिए वैसा।
आलू जैसा कोई काम करके तो बताएं, क्योंकि आलू सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है। अंतरिक्ष में सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल कौन सी होगी? आज बता देता हूँ, रहूँ ना रहूँ में। जब आप बुढ़े हो जाओगे तो आपको एक दिन अखबार में सुनने को मिलेगा, क्योंकि उस समय तक तो मैं तो रहूँगा नहीं, तो आपको सुनने को मिलेगा कि आज सफल आलू की खेती का उत्पादन किया गया चांद पर या मंगल ग्रह पर। तो सबसे पहले कौन सा उगाया जाएगा? ध्यान रखना, आलू ही उगाया जाएगा। अगला सवाल है, देखो अगला सवाल क्या है? मुर्रा भैंस का रंग होता है, मुर्रा भैंस का रंग बताना है आपको, गहरा काला, तांबे जैसा, भूरा या हल्का पीला। बताइए जल्दी से, गहरा काला, तांबे जैसा, भूरा या हल्का पीला। 1, 2, 3 या 4। भैंस का रंग कैसा होगा मुर्रा का? देखो मुर्रा की एक विशेषता तो ये होती है, 2-3 विशेषता और 2-3 अच्छे सवाल बताता हूँ मुर्रा से रिलेटेड। देखो पहले तो इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर होगा तांबा जैसा लालिमा लिए हुए, तांबा जैसा या लालिमा लिए हुआ। तो तांबा या लाल कलर का होता है, हल्का लालिमा लिए हुए, तो मुर्रा भैंस का रंग कैसा होगा? लालिमा लिए हुए, तांबे जैसा होगा। अगर आपसे पूछ ले जलेबी के आकार के सींग किस नस्ल के होते हैं, तो जलेबी के आकार के सींग होंगे मुर्रा नस्ल के। मुर्रा किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक किस भैंस का दूध उत्पादन होता है, तो फिर इसका जवाब हो जाएगा मुर्रा। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा किस भैंस के दूध में वसा पाई जाती है, फिर इसका आंसर ये नहीं होगा, फिर इसका आंसर होगा भदावरी। क्या होगा? भदावरी। और भदावरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान है उत्तर प्रदेश का भदावर क्षेत्र। अगला सवाल है, देखो हमारा क्या है? ओरिजिन ऑफ जमुनापारी गोट इज, या जमुनापारी बकरी का मूल स्थान है। जमुनापारी बकरी का मूल स्थान बताना है, इटावा, अलीगढ़, आगरा और एटा। बताइए जल्दी से, इटावा, अलीगढ़, आगरा और एटा। जिसने जवाब दिया है इटावा, बिल्कुल सही जवाब है। जो जमुनापारी बकरी होती है उसका मूल स्थान हम जो मानते हैं, वो हम मानते हैं किसको मानते हैं? इटावा को मानते हैं। वैसे इसका मूल जो उत्पत्ति स्थान है वो इसका इटावा भी नहीं है, इसका मूल उत्पत्ति स्थान तो इंडोनेशिया है। कौन सा है? इंडोनेशिया है। ये सबसे पहले ये जो बकरी थी वो विकसित हुई, वो इंडोनेशिया देश में हुई। फिर इंडोनेशिया देश से इसको कहाँ पर लाया गया? हमारे भारत में लाया गया, और भारत के उत्तर प्रदेश क्षेत्र में इसको रखा गया, और वहाँ पर ये नस्ल बढ़ती गई और फेमस हो गई। और आज बकरी की जो सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है वो दूध उत्पादन में जमुनापारी को माना जाता है। तो ध्यान रखना, जमुनापारी इज ए नेटिव प्लेस ऑफ इटावा। और विश्व स्तर से पूछ ले आपको, विश्व स्तर पर, तो विश्व स्तर पर इसका सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया, क्योंकि सवाल तो वहाँ पर किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। हम तो युद्ध में जा रहे हैं, हमें तो हमारे पूरे हथियार लेके जाने ही पड़ेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी आपको एक और बड़ी खुशखबरी दूंगा कि मैं एक स्पेशल सीरीज और चालू करने वाला हूं अपने चैनल पर। जैसे ये टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ होती है अपनी, जो हम चलाते हैं कंटिन्यू। अब पुराने पेपर भी सॉल्व करवा रहे हैं। अब एक और अच्छी चीज़, बहुत उस पर काम चल रहा है अभी, थोड़ा सा हो जाए फिर उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा, और वो सबसे ज़्यादा पसंद आएगी वो चीज़ आपको, क्योंकि उस चीज़ का मैंने चीज़ को बनाया ही ऐसा है कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन नेक्स्ट है, नाफेड इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, बताइए जल्दी से, नाफेड निम्न में से किसकी संस्था है? नागपुर के संतरा उत्पादकों की नहीं है, राष्ट्रीय स्तर के किसानों की नहीं है, कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय विपणन के एजेंसी की शायद हो सकती है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहली भी नहीं है, दूसरी भी नहीं है, तीसरी भी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कृषि उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय विपणन की एजेंसी है। तो नाफेड क्या करती है? जितने भी कृषि उत्पाद होते हैं, कृषि से रिलेटेड जो उत्पाद होते हैं, उनका विपणन या उनको बांटने का या उनको बेचने का जो काम करती है, वो कौन करती है? बेचने का काम करती है हमारी नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन। ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा 98 नंबर का, मुर्गी का औसत तापक्रम होता है, जो मुर्गी होती है उसका औसत तापक्रम बताना है आपको। फ़ारेनहाइट में पूछा है आपको। देखो एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में और सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना आना चाहिए। एक सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, उससे आप कन्वर्ट करना सीख सकते हो, क्योंकि आप कब तक याद रखोगे फ़ारेनहाइट 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा और 110 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। सीधा सा फॉर्मूला याद कर लेना। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है, आप सिर्फ एक फॉर्म में याद कर लो और फॉर्मूला याद कर लो। एक फॉर्मूला याद कर लिया और निकालना सीख लिया, बाकी आप जितने भी डाटा है वो सेंटीग्रेड में याद कर लो। फिर अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछता है तो तुरंत बस उस सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया और आंसर दे दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फ़ारेनहाइट में पूछ लिया, अगर आपको सेंटीग्रेड में याद होगा तो फिर आप कैसे कन्वर्ट करोगे? अलग अलग होता है ना डाटा,
तो मुर्गी का औसत दुग्ध उत्पादन, सॉरी मुर्गी का दुग्ध उत्पादन कहाँ होगा यार, मुर्गी कहाँ दूध उत्पादन देगी, मुर्गी क्या देगी, मुर्गी तो अंडा देगी, मुर्गी आई है अंडा, पता भी नहीं है ये भी, वैसे पहले मुर्गी आई थी, ध्यान रखना, बिल्कुल रिसर्च से बता रहा हूँ, पहले मुर्गी ही आई थी फिर अंडा बनाता। मुर्गी का जो औसत तापक्रम होता है वो कितना होगा, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना होगा, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका औसत तापमान होगा, ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा 99%, 99 सवाल पर पहुंच गए हैं अपन, टोटल सवाल जो थे वो थे 200, 151 से 200 तक थे। अगला सवाल क्यों नहीं आ रहा भाई, अगला सवाल है, देखो क्या है, क्रॉप इंश्योरेंस इज़ द मोनोपोली ऑफ, यानी कि जो फसल बीमा है, फसल बीमा करने वाली जो कंपनी है उसमें से एक अधिकार किसको है, मतलब एक अधिकार, एक तरफा पूछा गया है, एक तरफा अधिकार किसका है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा, जिसमें जो सबसे ज़्यादा क्या करती है, इंश्योरेंस करती है, वो कौन सी कंपनी है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये तो LIC ये तो नहीं करती आप जानते हो, और नाबार्ड तो है नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ रीजनल एंड रूरल डेवलपमेंट, ये भी नहीं है। बताइए जल्दी से 1, 2, 3 या 4, जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, बिल्कुल सही जवाब है, जनरल इंश्योरेंस ऑफ कॉरपोरेशन बिल्कुल सही जवाब है। फसल बीमा में एकाधिकार है, जनरल इंश्योरेंस ऑफ कॉरपोरेशन इज ए राइट आंसर, ठीक है। तो ये था। अगला सवाल है हमारा, सीड रेट मिर्च की प्रति हेक्टर बीज दर है, अब आपको बताना है मिर्च की प्रति हेक्टर बीज दर क्या होगी, 1, 2, 3 या 4, 0.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम, 3.0 किलोग्राम, 5.0 किलोग्राम, बताइए आंसर क्या होगा। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है 1.5 किलोग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। जो मिर्च की प्रति हेक्टर बीज दर होती है वो कितनी होती है, 1.5 किलोग्राम होती है, ध्यान रखना 1.5 किलोग्राम। और मिर्च से ओलियो रेजिन भी निकाला जाता है, मिर्च हुई, मेथी हुई, इनसे ओलियो रेजिन भी निकाला जाता है, तो एक दिन इनके बारे में भी बात करेंगे। अब देखो, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अभी आपने एक पेपर सॉल्व किया जो BHU का था, अब जो स्टूडेंट BHU की तैयारी कर रहे हैं, अब वो इस पेपर को देख के क्या सोचेंगे, यार मुझे तो इस 50 सवाल में से 5 सवाल ही आए, अब मेरा क्या होगा। तो ये डीमोटिवेशन के लिए अगर आप ऐसा करोगे तो फिर तो आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। इससे डीमोटिवेट नहीं होना, इससे आपको मोटिवेट होना है कि मुझे 5 सवाल मैंने कर लिए। अरे तो आपको 5 सवाल आपको आ रहे हैं तो दूसरे वालों को भी 5 ही आएंगे, उसको 6 नहीं आएंगे। पेपर आपके लिए टफ आया तो उसके लिए भी टफ ही आया है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा सकारात्मकता को दिमाग में लेते हुए चलना है, अच्छी तैयारी करनी है, अच्छा मैटर पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है, सवालों की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। देखो मैं क्या कहता हूँ आपसे, आप 24 घंटे में से 7 घंटे पढ़िए थ्योरी, लेकिन कम से कम 2 घंटे तो आप प्रैक्टिस सेट भी करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे चैनल पे आइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आप भले ही कोई ऑब्जेक्टिव बुक खरीद लें, बुक में से प्रैक्टिस करिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं करोगे, ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ोगे, आपके माइंड पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, और प्रेशर नहीं पड़ेगा तो फिर आपको जो दबी हुई चीज़ें हैं आपके दिमाग में वो एकदम से ऊपर कैसे आएंगी, और वहाँ पर दिमाग में एकदम से ऊपर नहीं आएगा तो फिर आंसर कैसे दोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में तो ऐसा ही होगा। एग्ज़ाम में तो आपके दिमाग में पूरी तरीके से आंसर भरे होंगे, अब आपको उनको सर्च करके निकालना भी तो पड़ेगा। तो जब तक आप किसी सवाल को पढ़ोगे नहीं, सोचने पर मजबूर नहीं होगे, दबे हुए आंसर को बाहर नहीं निकालोगे, तब तक आपको प्रैक्टिस कैसे होगी। तो प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और थ्योरी भी पढ़िए साथ में, 5 से 7 घंटे पढ़िए, कम से कम इतना तो पढ़ना ही चाहिए। और अब सबसे ज़रूरी बात, ये तो हो गया अब से लेकर 58 मिनट सिर्फ मैंने आपकी बात सुनी और आपको सुनाया, आपको पढ़ाया। अब 1 मिनट आप मेरी बात सुनोगे। इस वीडियो पे अगर, हकीकत बता रहा हूँ, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े, आपने शेयर नहीं किया, फिर आप 40 से 45 स्टूडेंट हो, लाइव आते हो, सबके पास मोबाइल हैं, आप सब एक बार फेसबुक पे इसको शेयर कर सकते हो और एक बार व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा सकते हो, नीचे लिख सकते हो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो सारे स्टूडेंट आपके सब्सक्राइब करेंगे और कल ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे। अब कल की क्लास देखते हैं अब क्या होता है, शाम की क्लास में और बातचीत करेंगे। तो अभी तो 11 बजे फिर से क्लास है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। और आज की क्लास में ये पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है, कल बायो का करेंगे सॉल्व, देखते हैं तब तक एक दिन में इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है, और वो एक दिन ही डिसाइड करेगा कि आगे क्लास होगी या नहीं होगी। ठीक है, वैसे
क्या बोलूँ मैं, आपका नुकसान नहीं होने दूंगा, लेकिन आप भी मेरा नुकसान मत करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और अब ये ज़रूर बताना है आपको कमेंट में कि आज की क्लास कैसी थी, आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर जाना, ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं, कमेंट करके जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, नहीं कहूँगा कि आज के लिए इतना ही, अभी और मिलेंगे 11 बजे फिर से क्लास लेंगे। अब तो टाइम बढ़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, तब तक रेस्ट कर लीजिए, चाय पी लीजिए, जो आपको करना है वो कर लीजिए। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।